नमस्कार, मैं अंजू सांगवा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी राजभाषा हिंदी के उद्भव एवं विकास की। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये कार्य 14 सितंबर को किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में। आज की वीडियो में हम इसी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की बात करेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कहाँ से ये हिंदी भाषा पैदा हुई, इसका जन्म कैसे हुआ और आगे चलकर ये हिंदी विकसित कैसे होती चली गई। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया, तब इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी पूरे देश में फैल गए। ईरानी का एक प्रत्यय लगने से ये हिंदी बना, जिसका अर्थ है हिंद का। तो यहाँ हमने देखा कि जो ईरानी भाषा है उसमें स को है कहा जाता है, इसीलिए सिंधु को हिंदू कहा जाता था। और यही हिंदू जाकर हिंदू नदी अर्थात सिंधु नदी आगे जाकर हिंद और हिंदी हो गया था। पहले ये हिंद बना, सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा जाने लगा और इसके बाद इसी हिंद में ईरानी का ही एक प्रत्यय लगा और ये हिंदिक हो गया, जिसका अर्थ है हिंदिक अर्थात हिंद का। जो हिंद का है वो है हिंदिक। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया हिंदिक के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी की पुस्तक जफरनामा, जिसका रचना काल है 1424 ईस्वी, इसमें सबसे प्राचीन प्रयोग हमें हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का मिलता है। अर्थात हिंदी भाषा को हिंदी सबसे पहले सरफुद्दीन यज़दी ने कहा था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। यहाँ तक कि मुल्ला वजही, शौदा मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। यदि अंग्रेज बीच में न होते तो आज हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं एक ही होती, इसीलिए हिंदी उर्दू को बहने भी कहा जाता था। हिंदी शब्द का प्रयोग आज 3 रूपों में या 3 अर्थों में हम देखते हैं। वो 3 मतलब हिंदी जो शब्द है 3 रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? एक है विस्तृततम रूप, एक है संकुचित रूप और एक है भाषा वैज्ञानिक। तो देखिए ये जो 3 रूपों में हिंदी का प्रयोग होता है। सबसे पहले है विस्तृततम अर्थ। विस्तृततम अर्थ में हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? विस्तृत अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, खड़ी, राजस्थानी आदि बोलियां आ जाती है। इन बोलियों का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो हिंदी शब्द का प्रयोग जब विस्तृततम अर्थ में यदि हम लें तो इसका तात्पर्य है कि हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियां हिंदी भाषा है। एक होता है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। यदि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हिंदी के 2 ही वर्ग हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन दोनों उपभाषाओं में आने वाली 8 बोलियों को ही हिंदी भाषा के अंतर्गत माना है। तो विस्तृत अर्थ में तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 17 बोलियाँ आ जाती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 8 बोलियों को ही हिंदी कहा जाता है। और जो संकुचित दृष्टि है उसके अंदर केवल मात्र एक बोली जो कि खड़ी बोली है, इसी को जो हिंदी माना जाता है। खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी जो भारत की राजभाषा भी है, ये मानक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी आदि नामों से पुकारी जाती है। तो इस प्रकार से हिंदी का अर्थ 3 रूपों में हम ले सकते हैं, विस्तृत अर्थ में, संकुचित अर्थ में और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। अब देखिए हिंदी का उत्पूर्व विकास किस रूप में, किस धारा की तरह हुआ। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट रूप का नाम है उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के भी 2 रूप थे इस काल में। एक था वैदिक संस्कृत, जिसे कि छांदस भी कहते हैं, और दूसरा था संस्कृत का रूप लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि ने किया था।
संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद जिस रूप में बदल गई उसे पाली कहा जाता है, जिसका काल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। अब देखिए इसको दोबारा थोड़ा सा देखते हैं कि हिंदी का उद्भव किस रूप में हुआ। हिंदी का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। सबसे पहले ना संस्कृत को ही हिंदी की जननी कहा जाता है। अभी जो संस्कृत है इसका प्रयोग काल क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक तो थी संस्कृत भाषा। ये दो प्रकार की थी, वैदिक और लौकिक। ठीक है, आगे चलकर इसी संस्कृत से दूसरी भाषा बन गई 500 ईस्वी पूर्व। जहाँ तक संस्कृत है ना उसके बाद में 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत की भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ और इसे पाली कहा जाने लगा। और ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व थी। आगे तक ही इसी भाषा का प्रयोग होता रहा। 1 ईस्वी तक आते आते इस पाली भाषा में भी कई परिवर्तन हुए और ये प्राकृत कही जाने लगी। प्राकृत भाषा का जो काल है वो था 1 ईस्वी से 5 ईस्वी। यहाँ ये प्राकृत कहलाती थी। प्राकृत की भी बहुत सी बोलियाँ थी जिनमें सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री आदि थी। प्राकृत से ही विभिन्न अपभ्रंशों का भी विकास हुआ था। आगे चलकर संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अनेक अपभ्रंश भाषाएं बनी। अपभ्रंश भाषा का समय क्या था, जहाँ पर प्राकृत भाषा का अंत हम करेंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस अपभ्रंश के पश्चिमी और पूर्वी दो भाषा रूप मिलते हैं। अपभ्रंश का प्रवृत्ति रूप अवहट्ट कहा जाता है। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। अब देखिए इसको और मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, इसको ध्यान से सुने। संस्कृत भाषा का समय था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। 500 ईस्वी पूर्व तक आते आते ये बन गई पाली भाषा। इसका समय था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक आते आते ये भाषा बन गई प्राकृत भाषा। और प्राकृत का समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। और 500 ईस्वी तक आते आते फिर से भाषा में परिवर्तन हुआ और ये अपभ्रंश कहलाने लगी और इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, ये जो अपभ्रंश थी इसी से 1000 ईस्वी के बाद में आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ। इन्हीं आधुनिक आर्य भाषाओं में एक भाषा हमारी हिंदी भी थी। देखो जो अपभ्रंश हैं, अनेक अपभ्रंश थे। कौन कौन से अपभ्रंश थे? प्राकृत से अनेक अपभ्रंशों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, खस। अब हर अपभ्रंश से किसी न किसी आधुनिक आर्य भाषा का निर्माण हुआ था। जो सौरसेनी अपभ्रंश है उससे कौन कौन सी भाषा बनी थी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से बनी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। पैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ पंजाबी और लहंदा भाषा का। ब्राह्मण अपभ्रंश से विकास हुआ सिंधी भाषा का। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकास हुआ मराठी भाषा का। और अंत में खस अपभ्रंश से विकास हुआ डोगरी और कश्मीरी भाषा का। तो इस प्रकार से ये तो है हमारे सामने अलग अलग अपभ्रंश और इनसे बनने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, किंतु अब यदि हम ये पूछें कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, कौन सी भाषा से हुआ है, कौन सी अपभ्रंश से हुआ है, तो हम क्या नाम देंगे? सौरसेनी और अर्धमागधी। क्योंकि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी सब हिंदी के ही अंतर्गत आती है और इसलिए जो हिंदी का विकास है वो सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। वैसे हम इसका उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से लिखते हैं। अब देखिए हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंदर कुल मिलाकर 17 बोलियां हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जो हिंदी है ये इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। ऐसे नहीं भी हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, नहीं। हिंदी का क्षेत्र भारत में संकुचित ही है, लेकिन वहाँ जो ये हिंदी क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी भाषा ही बोली जाती है। हिंदी को मान्यता प्राप्त है। यहाँ के सारे राजकाज के कार्य भी हिंदी भाषा में होते हैं। पहले हम इस क्षेत्र को देख लें। हिंदी भाषा का क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब का कुछ भाग माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये इतने राज्य आएंगे जिनका नाम हमें याद रखना है। ठीक है, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। अब देखिए भाषा तो है हिंदी,
हिंदी की उपभाषा, हिंदी से कौन सी उपभाषा बनी? पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो अब यदि प्रश्न आता है कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी है, तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी 5 उपभाषाएं हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की केवल 2 ही उपभाषाएं स्वीकार की है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है और पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है। तो इस प्रकार से कुल 8 बोलियां होगी। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की 2 ही उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और उन दोनों मिलाकर कुल हिंदी भाषा की 8 बोलियां हैं। बस इतनी ही चीज़ को हिंदी कहा जाता है। किंतु यदि हम इसका विस्तृत रूप देखेंगे तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हो जाती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी। अब जो 17 बोलियां हिंदी की वो कौन कौन सी, वो भी देख लें। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। कन्नौजी को ही दक्षिणी हिंदी भी कहा जाता है। ये 5 तो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये देखिए यहाँ में पर हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं। हमें अच्छे से याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आता है राजस्थानी। राजस्थानी में है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। अगली उपभाषा है पहाड़ी। पहाड़ी से बनी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली आती है। पश्चिमी पहाड़ी में आती है नेपाली। बिहारी। बिहारी उपभाषा में है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इस प्रकार से इतनी बोलियां मिलाकर बनती है हिंदी भाषा। ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो अब हमें यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो हिंदी भाषा है इसका सबसे प्राचीनतम प्रयोग तो हमें सरफुद्दीन यज़दी की पुस्तक ज़फ़रनामा में 1424 ईस्वी में मिलता है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी जो भाषा है वो सौर से अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा का विकास इस प्रकार से हुआ था कि सबसे पहले संस्कृत भाषा थी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। फिर थी पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। फिर थी प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। फिर आई अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी। और फिर आई हिंदी जो 1000 ईस्वी से अब तक चले जा रही है। ये तो था समय या कालक्रम। जो अपभ्रंश थी उसी से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ था। उन्हीं आधुनिक आर्य भाषाओं में एक भाषा हिंदी भी थी। हिंदी का विकास सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। अब यदि पूछा जाए हिंदी की जननी कौन है, तो हिंदी विकसित तो संस्कृत से हुई है ना, क्योंकि संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से हिंदी बन गई। तो एक तरीके से हिंदी संस्कृत की बेटी है। ठीक है। और यदि अपभ्रंश पूछे कि हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तब हम लिखेंगे सौर और अर्धभारतीय अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। अब हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 और हिंदी की बोलियां हैं 17। इनका हमें नाम याद रखना है और किस उपभाषा में कौन सी बोली आती है ये भी हमें अच्छे से देखना है। चलिए आगे, ये बोलियां कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है इसका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि ये जो हमारा टॉपिक है पूरा हो जाए हिंदी भाषा का। हमारे पाठ्यक्रम में, तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं का जो बिंदु है दिया गया है, उससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारी परीक्षा में हमसे पूछा जाएगा। हिंदी भाषा से संबंधित 3 वीडियो मैं बनाऊंगी। इन तीनों वीडियो को देखने पर हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर हम उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।